हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पंकज शर्मा सर इंग्लिश क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10 की आंसर की विथ बुक्स आंसर किताबों के उत्तर तक बता रहा हूँ, यानी ग्रामर पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन करूँगा इस पेपर को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके पैसेज का था, बेटा हु वाज डिटरमाइंड टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इनटू गुजरात फार्मर्स लिव्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट थे वाट वाज स्टार्टेड बाय त्रिभुवन दास पटेल, त्रिभुवन दास के द्वारा क्या शुरू किया गया? कोऑपरेटिव बैंक डायरी, ऑप्शन ए आपका ठीक रहेगा। उसके बाद देखिए व्हाट डिड सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट डू, तो इसमें जो आपका आंसर है वो आपको यहीं मिल जाएगा, ज़्यादा दूर ही जाने की आवश्यकता नहीं। देखो, द सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट एलिमिनेटेड द मिडिल मैन हु अरेस्ट एंड एक्सप्लॉइट द इग्नोरेट फार्मर्स, एलिमिनेटेड कर दिया गया, रिमूव कर दिए गए थे जो मिडिल मैन थे उनको। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके है वाई डिड द हार्ट ऑफ आयरन मैन ऑफ इंडिया मूव। उसके बाद ये जो आपका आंसर है वो यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। द पुअर पिलाइट ऑफ दीज फार्मर्स मूव द हार्ट ऑफ द आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ तक आपका ये आंसर करना था आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये आपके आ जाता है, आपको लिखना था सिमिलर वर्ड, राइट? सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। रिमूव्ड का क्या बन जाएगा? एलिमिनेटेड। हटा दिया था ना मिडिल मैन्स को, तो रिमूव यानी हटाना, एलिमिनेटेड यानी भी हटाना होता है। उसके बाद आप देखेंगे तो सोलिटरी का मतलब होता है अकेला। क्या होता है? अकेला। तो अब इसका अपोजिट बताना है, तो अकेला का अपोजिट क्या हो जाएगा? यूनाइटेड आया आपके पैसेज के अंदर, ठीक है। यूनिटी भी किया है तो भी ठीक है, ये तो है ही 100% आपका ट्रू, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखो, वाराणसी, पेसेज नंबर 2। वाराणसी अर्लियर नोन एज, बनारस के नाम से कोष्टक में लिखा हुआ है पेसेज की पहली लाइन में। फिर देखिए हु वाज ऑफिशियल शहनाई प्लेयर एट द फेमस विश्वनाथ टेम्पल, अली बख्श विलायतू। इसको भी देखना, पेसेज की नंबर 2 में ही लिखा हुआ है ये भी आपका। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट, एट द एज ऑफ बिस्मिल्लाह खान मूव टू वाराणसी 6, पेसेज की पहली लाइन है, यानी आपके 3 क्वेश्चन तो पैसेज की पहली लाइन में मिल गए। हु वाज अली बख्श विलायतू, अली बख्श विलायतू वॉज द सहनाई प्लेयर एट द फेमस विश्वनाथ टेम्पल, पेसेज की नंबर 2 और 3, तीसरी जो लाइन है उसके अंदर आपका यह आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट वाज बिस्मिल्लाह खान्स रूटीन, बिस्मिल्लाह खान का रूटीन क्या था? तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए ये रहा, बिस्मिल्लाह खान्स routine was to follow his uncle and hold it to both and temples and practice for hours together without any playtime, school and sometimes even regular meals, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फिर उन्होंने पूछा है नेम ऑफ थिंग विच इंस्पायर्ड बिस्मिल्लाह खान टू इम्प्रोवाइज इन इवेंट रागाज, रागाज के लिए बिस्मिल्लाह खान को किसने इंस्पायर किया। फिर नेक्स्ट भी अभी देख लेते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट सरस्वती ऑन द बेसिक ऑफ द पैसेज। आपके पैसेज को आधार मानते हुए, बेस मानते हुए आपको आंसर देना है कि सरस्वती माँ को क्या बताया गया है। गार्डियनशिप का भी सिमिलर वर्ड आपको अभी दिखाऊंगा, और डल अपोजिट। तो चलिए देखते हैं। अब ये देखिए, द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द रिवर गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड बियॉन्ड द रेंज ऑफ सहनाई। ये आपके वो रागा वाला आंसर मिल गया, ठीक है। अब माँ सरस्वती जो है वो क्या थी? तो ही वाज आल्सो ए डिवोटी। क्या था? ही वाज आल्सो डिवोटी ऑफ सरस्वती, द हिंदू गॉडेज ऑफ विजडम एंड आर्ट, जो बुद्धिमत्ता की और कला की देवी है, उनके वो भक्त थे। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि गार्डियनशिप के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो गार्डियनशिप की भी स्पेलिंग जो है वो यहीं पर है हमारे पास में, ये देखिए टुटलीज, ठीक है। इट मीन्स संरक्षण होता है। क्या होता है इसका हिंदी अर्थ? इसका हिंदी अर्थ होता है संरक्षण और गार्डियनशिप, इन दोनों का हिंदी अर्थ जो है वो क्या है? संरक्षण है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या था आपके? डल, तो डल का हो जाएगा लाइमलाइट। क्या हो जाएगा? लाइमलाइट हो जाएगा। ये देखो लाइमलाइट आपको मिल गई, क्योंकि डल का मतलब क्या होता है? नीचे। लाइमलाइट का मतलब होता है एक तरह से
चमक और डल का मतलब फीका होता है, तो लाइमलाइट आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 था कि इमेजिन दैट यू आर सचिन साक्षी। मान लीजिए कि आपका नाम सचिन या फिर साक्षी है। योर सिस्टर मैरिज विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ। ठीक है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। आपने आपकी बहन की शादी है, दोस्त को पत्र लिखो। दोस्त का नाम या तो विवेक है या फिर वैष्णवी है और इन्हें इनवाइट करो उस ओकेशन के ऊपर, उस अवसर पर। तो आपको सबसे पहले एड्रेस डालना था, फिर आपको डेट डालनी थी। ठीक है, पहले आपको एड्रेस डाल लेता, फिर आपको डेट, फिर उसके बाद में डियर लिख करके विवेक लिख रहे हो तो विवेक, और वैष्णवी लिखा है तो वैष्णवी लिख देते। उसके बाद में आपको ये लिखना था कि योवर को हटाते और सिर्फ माया लगा देते। देखिए पूरी लाइन ऐसे कैसे चेंज हो जाएगी। योवर को हटाकर उसकी जगह माया लगा दो तो माया सिस्टर्स मैरिज विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ। ये लिखने के बाद आप उस मंथ की एक तारीख लिख देते। जैसे अपने जो इनविटेशन कार्ड में आता है ना, मैरिज इनविटेशन कार्ड में कैसे आता है, उसी तरीके से आप लिख देते हैं कि भाई इतनी तारीख को जो है हमारे यहाँ शादी है, इतने बजे से ये प्रोग्राम जो है ना वो शुरू होंगे। ठीक है, और इस स्थान पर शुरू होंगे। उस स्थान का नाम भी आपको लिखना था। ठीक है, और फिर एंड वी आर इनवाइटिंग टू यू, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, सो प्लीज़ कम ऑन दिस ओकेशन। तो उस ओकेशन पर आप आइए। उसके बाद में आपको लिखना था कि योर लविंग फ्रेंड सचिन या फिर साक्षी। ठीक है, इतना ही करना था इसमें। और नीचे का ये है कि यू आर अजय अनीता। यू आर अजय या अनीता, आपका नाम अजय है या फिर अनीता है, आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चोमू जयपुर में पढ़ रहे हैं, क्लास 10th में, सेक्शन ए है। ठीक है, योर सिस्टर is also studying in the same school in 10th class section. You have only one set of books. और आपकी बहन भी उसी स्कूल में पढ़ती है, सेम क्लास के अंदर, यानी वो भी 10th में है, और आपके पास एक ही सेट ऑफ बुक्स है, यानी किताबें आपके पास एक ही हैं। ठीक है, बहन भाई दो, लेकिन किताबों का जो सेट है वो एक ही है। देयर इज अ प्रॉब्लम टू चेंज बुक्स आफ्टर एवरी पीरियड। और यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि आपको हर पीरियड के बाद में, ठीक है, किताबें बदलनी पड़ती हैं क्योंकि दोनों का सेक्शन अलग है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज आइदर योर सेक्शन ऑफ योर सिस्टर्स सेक्शन। और अपने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट कीजिए, एप्लीकेशन लिखिए कि या तो आपका या फिर आपके सिस्टर का, दोनों का सेक्शन बदल करके आप दोनों को एक ही सेक्शन में रख दे। तो सबसे पहले जो है ना वो आपको क्या लिखना था, मतलब आप समझ ही गए होंगे कि हेडलाइन क्या बनी इसकी। सबसे पहले आपको डालना था एड्रेस, उसके बाद में आपको लिखना था गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चोमू वगैरह। ठीक है, फिर लिख देते थे प्रिंसिपल सर, फिर डेट वगैरह आ जाती है इसकी, ये सब चीज़ें कर लेते हो आराम से। उसके बाद आपको ये लिखना था कि सर वी हैव ए ओनली वन सेट ऑफ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर यू लिखा हुआ था ना, यू को हटाते, यहाँ पर क्या लिख देते वी, तो सीधा बन जाता वी हैव ओनली वन सेट ऑफ बुक्स, हमारे पास किताबों का एक जोड़ा है। ठीक है, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम, या देयर इज अ प्रॉब्लम विथ अस टू चेंज बुक्स आफ्टर एवरी पीरियड। यानी कि ये वो देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, लेटर है ना, याद करने की आवश्यकता नहीं होती, फॉर्मेट याद होना चाहिए, बनाना आना चाहिए। आप यहीं से इसी क्वेश्चन से में से उठा करके आंसर चेप सकते थे। कैसे, ध्यान से देखो जो मैं दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा सुनो। ठीक है, आपको क्या लिखना था, एड्रेस लिखना था, फिर स्कूल का नाम वगैरह दे, प्रिंसिपल सर, डेट वगैरह ये लिख दी। अब जो बीच वाला पोर्शन होता है ना, वो क्वेश्चन में ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं आप। अगर आपने ऐसा किया तो आपके नंबर पक जाएंगे, या फिर आपके पहले से याद था तो भी आपके नंबर आ जाएंगे। आपको ये लिखना था कि सर मी एंड माई सिस्टर आर रीडिंग इन दिस स्कूल या फिर इन योर स्कूल इन 10th क्लास सेक्शन ए। ठीक है, ये यू को हटाते, आप किसको हटाते, आप यू को हटा देते, बस इतना करना था। यू के स्थान पे जो है ना आपको क्या लिखना था यहाँ पर, वी। तो फिर ये सेंटेंस बन जाता, वी हैव ओनली वन सेट ऑफ बुक, देयर इज ए प्रॉब्लम टू चेंज बुक्स आफ्टर एवरी पीरियड। ठीक है, सो प्लीज मेल्ट आवर सेक्शन। ठीक है, तो हमारा जो सेक्शन है ना वो ए कर दीजिए, बस इतना सा लिखना था, बस इतना सा ही करना था आपको। देख लो, योर्स ट्रूली लिख देते, फिर आपका जो नाम है सचिन या सॉरी अजय या अनीता, दोनों में से कोई भी आप नाम लिख देते, इतना सा ही करना था। मे भी अगर आपने किया तो आपके नंबर कन्फर्म पक चुके हैं। ठीक, ये 2 हो चुके हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर उसके बाद आपके आए ए कैप सेलर। कैप सेलर की स्टोरी काफ़ी फेमस है, ए कैप सेलर एंड द मंकीज। इसमें सीधा सीधा लिखना था, देयर वाज ए कैप सेलर, ही वेंट फ्रॉम विलेज टू सेल हिज कैप्स
ही पास्ड थ्रू अ फॉरेस्ट, ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था। ही पुट डाउन हिज बंडल ऑफ कैप्स एंड स्लेप्ट अंडर ए ट्री, उसने अपना बंडल, जो टोपियों का बंडल है, वो साइड में रख दिया और उन पेड़ के नीचे सो गया। देयर वर मैनी मंकीज, वहाँ पर काफ़ी सारे बंदर थे, ठीक है। वो दे कैम डाउन, भी नीचे आए। दे टुक अवे द कैप्स फ्रॉम द बैग, और बैग में से वो टोपियाँ निकाल करके, कैप्स निकाल करके ले गए। आफ्टर सम टाइम द कैप सेलर वोक अप, कुछ समय बाद कैप सेलर उठा। ही सॉ दैट देयर वाज नो कैप इन द बैग, ही लुक्ड अप, उसने बैग के अंदर टोपियाँ नहीं पाई तो उसने लुक्ड अप यानी ऊपर की ओर देखा। ही सॉ द मंकीज विथ हिज कैप्स, और उसने बंदरों को अपने टोपियों के साथ में देखा, कैप्स के साथ में देखा। ही थॉट ऑफ ए प्लान, ही पुट ऑन हिज कैप, द मंकीज विटेटेड, उसने एक प्लान सोचा ताकि बंदे, जो बंदर है ना, मंकीज हैं, वो उसकी नकल करें। दे पुट ऑन द कैप्स, नाउ ही टुक ऑफ हिज कैप, द मंकीज डिड द सेम, ही थ्रू हिज कैप टू द ग्राउंड, द मंकीज आल्सो डिड द सेम, ही कलेक्टेड हिज कैप्स, ही वेंट अवे, ठीक है। यानी उसने क्या किया, उसके पास जो कैप थी ना, उसको सर पे पहना, उसको नीचे फेंक दिया। तो बंदरों ने भी सेम सेम किया, ठीक है। और मोरल क्या बन गया, नेवर लॉज हार्ट, हिम्मत मत हारो। क्यों मत हारो, क्योंकि आपके हिंदी, आपके जो भी अभी एग्जाम बचे हैं ना, उसका पेपर सॉल्यूशन भी आपको पूरा विस्तृत रूप से मिलेगा, और उनके नोट्स भी मिल जाएंगे, चाहे मैथ हो, साइंस हो, ठीक है। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, कि उसके नोट्स जो हैं आपके रखे हुए हैं चैनल के ऊपर, आप जाके देख लेना, मैंने डाल दिए हैं। हिंदी का पेपर भी आपको लगभग मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ में, और नोट्स भी मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में आता है हंग्री फॉक्स, मतलब वो एक लोमड़ी होती है, ठीक है। वो एक क्रो को देखती है, फिर वो उसको कहती है कि भैया सिंग मी ए स्वीट सॉन्ग, है ना, एक गाना, मीठा मीठा गाना गाओ। द क्रो ओपन्स माउथ, ठीक है। द बिट ऑफ ब्रेड फेल डाउन, नीचे गिर गया। फॉक्स टुक द ब्रेड ऑफ पीस एंड रन अवे फ्रॉम दिस साइट, और वो उस क्षेत्र से बाहर भाग जाती है। तो इस तरह से ये लिखनी थी आपको। फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखिए, राइट ए पैराग्राफ अबाउट 60 वर्ड्स। मुझे पता है कि ये जो पिकॉक वाला है ना, ये बहुत कम लोगों ने किया होगा, तो मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि पिकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड, ये तो सबको पता है। पिकॉक हमारा जो है ना, मोर, वो राष्ट्रीय पक्षी है हमारा। क्या है, राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड है, ठीक है। ही हैड मैनी कलर्स, फिर वो कलर के नाम लिख देते, ब्लू है, ग्रीन है, इस तरह से लिखना था। वाइट लेग्स हैं, बस ये मतलब फ़ोटो में देख देकर। ही इज़ डांसिंग, वह डांस कर रहा है, इस तरह से आपने बनाए होंगे। तो मैं नेक्स्ट पे बात कर लेता हूँ अपनी, कि अपना नेक्स्ट क्या था। ये था भाई साहब आपका माय बेस्ट फ्रेंड। क्या था, माय बेस्ट फ्रेंड था आपका। तो आपने लिख दिया होगा अपने जो मित्र का नाम, कि माय बेस्ट फ्रेंड इज डीपी, या सचिन, जो भी आपने लिखा होगा यहाँ पर, ठीक है। या माय बेस्ट फ्रेंड इज पंकज जी सर, ठीक है। देवर, सॉरी, माय फ्रेंड इज़ वेरी हार्ड वर्कर, वो बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत करता है, इस तरह से, मतलब क्योंकि ये तो 5वीं 6ठी का ही होता है, तो कर दिया होगा। तो अब ग्रामर के सेक्शन पे चलते हैं। फिर देखिए, ग्रामर की बात करते हैं। सीधा सा पता चल रहा है, पढ़ते पता चलता है, वंस देयर वाज ए किंग, क्योंकि बी की जो है ना, वो 8 वो फॉर्म होती हैं, 8 वर्ब्स होती हैं, इज एम आर वाज वर, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाज। वैसे भी पास्ट का कीवर्ड मिला है वंस, तो वंस देयर वाज ए फार्मर, इस तरह से पढ़ते हैं ना, वंस देयर वाज ए फॉक्स, इस तरह से पढ़ते हैं। तो आपका आंसर मिल गया आपको, क्या आ जाएगा, वाज। और क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल को शेयर कर देना, क्योंकि किताबों की भी आंसर बताने जा रहा हूँ आपको। तो आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। वो एक मैसेज आता है ना, कि 10 लोगों के साथ शेयर करो, आपके नंबर बढ़ेंगे, वही तरीका बना लो। बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, समझदार हो आप, ठीक है। तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, और पता करो कि आपके दोस्तों के कितने नंबर आए हैं और आपके कितने आ रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके इतने नंबर आए हैं और इतने नहीं आए हैं। और किसी क्वेश्चन पे डाउट रह गया हो तो वो भी आप कमेंट में बता देना, आपको आंसर दे दूंगा मैं। राम ऑलवेज, ऑलवेज आया तो सीधी सी बात है, अटेंड वर्ब आई थी, और सिंगुलर है राम, ठीक है। तो क्या कर देंगे, अटेंड्स कर देंगे। नंबर 3 पे आ जाओ, वी हैड गॉन। किसी भी सेंटेंस में यदि हैड गॉन आता है और बिफोर आ जाए, या फिर बिफोर के स्थान पर क्या आ जाए, आफ्टर आ जाए। क्या आ जाए, आफ्टर। तो फिर जो यहाँ पर खालिस्तान में आएगा ना, वो सिंपल फास्ट होगा। सिंपल फास्ट का मतलब ये होगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। वर्ब हमारे पास कम थी, तो कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। क्या होती है, केम। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, केम, CAME, जो कि हमारे पास यहाँ पर हमें मिल भी गई है, ये रही, ठीक। उसके बाद में यदि किसी सेंटेंस में सिंस आता है और साथ में क्या आ जाता है, फॉर आता है, सिंस या फॉर आता है, तो वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है। यदि यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो यहाँ हमें हैव मिल गया, और यहाँ पर तो सिंगुलर आया है, तो हैज़ बीन लिविंग।
सिंस और फॉर जब भी आता है, ये हर बार परीक्षा में आते हैं। सिंपल पास्ट हुआ, सिंपल प्रेजेंट हुआ, और ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये तीनों सेंटेंस है ना, हमेशा आते हैं एग्जाम में, अगली बार भी आएंगे, देख लेना चाहिए। यहीं बोल रहा हूँ, वीडियो यूट्यूब पे ही रहेगा, ये देख लेना चेक करके। ही आया था तो क्या हो जाएगा, हैज़ बिन लिविंग। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपको जो है ना चेंज करना था। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। तो इसमें आपको क्या करना था, देखिए वो यहाँ पर प्लीज का जब भी इस्तेमाल होता है ना तो रिक्वेस्ट आती है। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन, गिव हिम माई पेन, क्या बन जाएगा, गिव हिम माई पेन, क्या बन गया, गिव हिम माई पेन। बस ये इतना बनाना था। फिर देखिए दूसरे का, देखिए आप दूसरा जो है ना वो सेंटेंस ये कह रहा है कि ही सेड टू मी, ठीक है। अगर आपने इंक्वायरी की जगह आस्क्ड भी पूछा ना यहाँ पर, आस्क्ड भी, तो भी वो इंक्वायरी की जगह मतलब आपने आस्क्ड भी किया हो ना तो भी सही होगा आपका। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, उसने मुझे कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर अगर आपने देखी, वो यहाँ पर पहले गलती से लग गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आपने ही सेड टू मी, अगर यहाँ अपने यहाँ क्यों यूँ आ रहा है ईडी, इंक्वायर्ड या फिर आस्क्ड, ठीक है, आस्क्ड दोनों लगाए होंगे सेड टू के स्थान पर, तो आपके दोनों सही माने जाएंगे। सेंटेंस ये हो जाएगा, ही इंक्वायर्ड या फिर ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, क्या बन जाएगा, वेयर आई वाज गोइंग। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। फिर नेक्स्ट देखिए आपका, ये कह रहा है ही इज़ ए टीचर, ही इज़ ए राइटर, नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ना है। बहुत ही सिंपल, ग्रामर बहुत ज़्यादा सिंपल आई आपके। तो क्या करना था, बिल्कुल ही सिंपल है। आपको सिर्फ इतना करना था कि ही इज़ नॉट ओनली टीचर बट आल्सो ए राइटर, बस इतना करना था। ही इज़ नॉट ओनली ए टीचर बट आल्सो ए राइटर, ही इज़ नॉट ओनली ए टीचर बट आल्सो ए राइटर। फिर नीचे वाला देखो, श्याम इज़ माई फ्रेंड, राम इज़ माई फ्रेंड, श्याम इज़ माई फ्रेंड, बोथ हैंड से आपको जोड़ना था। तो सबसे पहले आप लिखते बोथ, क्या लिखते, यहाँ पर आप बोथ लिख देते, राम से पहले बोथ लिख देते। फिर उसके बाद आपको राम लिखना था। फिर उसके बाद में ना आपको क्या लिखना था, एंड, क्या लिखना था, एंड। फिर उसके बाद में आपको शाम, उसके बाद में इज के स्थान पर आर लगा देते। माई फ्रेंड्स बन गया, बोथ राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स, ठीक है। फिर नीचे वाला देखो, रामू शामू को देखो, रामू शामू, रामू इज ए थिप, रामू एक चोर है, शामू इज ए थिप, शामू भी चोर है। आइदर और से जोड़ना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले रामू से पहले आप आइदर लगा दो, ठीक है। क्या लगा दोगे, आइदर लगा दो, आइदर रामू। उसके बाद में लिखो और उसके बाद में शामू आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको इज ही लिखना था, ना कि आर तो नहीं लगा दिया। अगर आर लगा दिया है तो वो गलत है। कारण देखिए रूल जो है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल है जिसमें आइदर और, नाइदर नोर। तो नोर के साथ में जैसा सब्जेक्ट आपको मिलेगा उसी के अनुसार आपको वर्ब फिल करनी है। तो शामू तो अकेला ही है ना, तो इज ही आएगी वर्ब, ठीक है। तो क्या बन गया, आइदर रामू और शामू इज थिफ, इज थिफ। तो इज ही आएगी, आर नहीं। अगर आर कर दिया तो वो गलत है भैया। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, join the following sentences using the relative pronoun given in the brackets. The book is on the table. The book has a white wrapper. which से जोड़ना है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको आप यूँ भी कर सकते थे, द बुक, ठीक है, इतना लिख दिया द बुक। उसके बाद में आप लगाते विच, क्या लगाते, विच हैज़ ए वाइट रेपर। फिर ये लिखते द बुक विच हैज़ ए राइट वेपर इज ऑन द टेबल। फिर ये वाला सेंटेंस लिख देते, आपका ये भी सही था, ठीक है। फिर इसका एक दूसरा तरीका और है, देखिए ये सेंटेंस मैं दोबारा बोल रहा हूँ, द बुक विच हैज़ वाइट पेपर या वाइट पेपर इज ऑन द टेबल, इज ऑन द टेबल। फिर इसका दूसरा तरीका अगर आप बना के आए हैं तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अगर यूँ भी बनाया ना, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, और आपने फिर
द बुक को हटाया और इसके स्थान पर विच लगा दिया और विच के बाद में हैज़ ए वाइट रेपर, तो भी आपका सही है। दोनों ही तरीके से आपका सही है। तो ये क्या बन गया, द बुक इज ऑन द टेबल विच हैज़ ए वाइट रेपर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपकी क्या है, यू मेट ए मैन यस्टरडे द मैन वॉज माई फादर होम। तो ध्यान से सुनना इसको। इसका बन जाएगा द मैन, ठीक है, द मैन whom you met a man yesterday was my father। ठीक है, ये बोलने में क्या आ रहा है, द मैन, वह इंसान जिनसे आप कल मिले वे मेरे पिता थे। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए, हो सकता है वो आपका इस तरीके से भी सही निकाल दे, होम यू मेट ए मैन यस्टरडे वॉज माई फादर, द मैन को आपने नहीं लिखा और वॉज माई फादर लिख के आ गए तो भी ठीक है। यानी आपने वोम को अगर पहले स्थान पे भी टिका दिया ना तो भी सही माना जाता है, उसमें कोई नहीं, क्योंकि बोलने में वो बिल्कुल सही आ रहा था। तो वैसे बोलने में और लिखने में इंग्लिश जो है ना वो बड़ी डिफरेंट है। लेकिन हो सकता है कि ये जो आपके कॉपी चेक करने वाले हैं उनके माइंड सेट पर डिपेंड करता है। अगर उन्होंने सेंटेंस को अच्छे से रीड किया और आपने जिस तरीके से बनाया होगा वो आपका सही होगा तो वो आपको आंसर भी दे देगा। ठीक है, तो इसका क्या बन गया, द मैन होम यू मेट यस्टरडे वॉज माई फादर। उसके बाद आप नीचे आ जाइए और नीचे देखिए, प्रतिभा विल प्ले क्रिकेट टुमारो। मुझे पता है ये तो बहुत आप करके ही आए हो पक्का। क्या था, देखिए समय और स्थान जब भी आते हैं इनको ऑब्जेक्ट के रूप में वैसे काम में यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर आपने टुमारो को पहले भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टुमारो के बाद में क्रिकेट ज़रूर लिखना था। तो मैं इसका सीधा सीधा बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको करना क्या था। सबसे पहले आपको क्रिकेट लिखना था, ठीक है, फिर उसके बाद में विल लिखना था, विल के साथ में आपको बी जोड़ना था, फिर आपको लिखना था प्लेड, PLAYED प्लेड, ठीक है, बाय प्रतिभा। ठीक है, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय प्रतिभा टुमारो। अगर आपने शुरू में भी टुमारो लिखा होगा ना तो उसमें इतनी गलत नहीं माना जाता, क्योंकि समय जो है ना आपने देखा होगा वंस देयर वाज ए किंग, तो उसमें भी तो शुरू में समय आ गया तो उसमें गलत नहीं माना जाता ये वैसे। ठीक है, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय प्रतिभा टुमारो, ये हो गया। अब यहाँ पर नीचे वाला देखो, ये मुझे बड़ा शानदार सेंटेंस लगा क्योंकि ये इतना सरल है लेकिन फिर भी देखो दिमाग लगा हुआ है उसने। दे हैव बिल्ट ए हाउस, ठीक है, दे हैव बिल्ट ए हाउस। अब देखिए दिमाग उसने क्या लगाया कि यहाँ पे तो उसने प्लूरल सब्जेक्ट दे दिया लेकिन उसने ऑब्जेक्ट जो है ना वो सिंगुलर दे दिया, यानी हैव के स्थान पर उसने हैज़ लगवाया आपसे। तो इसका क्या बन जाएगा, ए हाउस, क्या बन गया, ए हाउस, ए हाउस आया तो हैव का सिंगुलर क्या होगा, हैज, फिर उसके बाद में क्या होगा, बिल्ट, ठीक है, बिल्ट बाय, और दे को किस में कन्वर्ट करते हैं, देम के अंदर, बिल्ट बाय देम हाउस। ठीक है, और यहाँ पर बीन आ जाएगा, सॉरी यहाँ बीन नहीं लगाया क्योंकि लिखने में थोड़ी परेशानी हो रही है। हाउस हैज़ बीन बिल्ट बाय, हैज़ बीन बिल्ट बाय देम, हाउस हैज़ बीन बिल्ट बाय देम। ठीक है, ध्यान से देखना, ए हाउस हैज बीन बिल्ट बाय देम। ये मेरे को बड़ा अच्छा भी लगा क्योंकि ये जो है ना इसने देखो आपसे क्या चेंज करवाया, वर्ब चेंज करवाई है। पहले प्लूरल वर्ब दे दी उसके बाद सिंगुलर, यानी इसने है ना पूरा टेंस भी घुमा के दिया है इसमें। काफ़ी शानदार था ये, मतलब दिमाग पूरा लगाना था इसमें। फिर उसके बाद में आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन के क्वेश्चन आया, तो ही इज़ गोइंग टू जयपुर टुडे। अब देखिए वेयर आया तो सिर्फ आपको जयपुर हटाना, अगर वैन आता ना WHEN तो आपको सिर्फ टुडे हटाना पड़ता, लेकिन समय नहीं पूछा उसने, स्थान पूछा है, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा बन जाएगा वेयर लिखा हुआ है ना, वेयर, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी थी, उसके बाद नाउन आया था ही, तो वेयर इज ही, उसके बाद लगाते हैं मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या थी आपकी, गोइंग। ठीक, उसके बाद क्या बचा आपका, टुडे। लेकिन जो सबसे बड़ी गड़बड़ होती है वही होती है कि अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया ना भैया तो आपने चाहे कितना भी सही बनाया हो वो आपका गलत माना जाएगा। तो वेयर इज ही गोइंग टुडे और साथ में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है एडिट क्वेश्चन टैग्स टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, राम विल प्ले क्रिकेट, सीधा सा बन जाएगा विल राम प्ले क्रिकेट, और साथ में क्या मेंशन कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क। ये तो सिंपल सा था, इसमें ज़्यादा समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है ये जो अपना सीगुल वाला लेसन है ना, जिसको डरने से, अफ्रेड टू फ्लाई, डरने से
उड़ने से डर है, उसको डरता है वो बेचारा। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डिड द यंग सीगुल हैव, कितने थे? सीधी सी बात है, 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट था हु हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, उड़ने से कौन डरता है? यंग सीगुल, यही तो भाई साहब डरते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए आपका, मैं यही बता दूंगा, पैसेज में छांटने की आवश्यकता ही नहीं है। हु हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, उसके जो 2 भाई थे ना, 2 ब्रदर थे और जो उसकी 1 सिस्टर थी वो उड़ जाते हैं। हु हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, दिन उगने से पहले कौन उड़ गया? उसके दोनों भाई और एक बहन। उसके पिता बाद में जाते हैं, उसकी मम्मी तो सबके लास्ट में जाती है, ठीक है। उसके बाद था वेयर डिड द यंग सीगुल रन अवे बैक, जो सीगुल था वो वापस कहाँ चला गया? तो इनटू लिटिल होल, ठीक है, पैसेज में आया है यहाँ पे, वैसे ही याद है मेरे को, तो मैं बता देता हूँ। इनटू लिटिल होल, वो उस होल के अंदर जो है ना वापस चला जाता है डर के मारे। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देखिए, ये आपके आया है पैसेज विच मीन्स, एज का मतलब आपको बताना था, तो ब्रिंक आया है, ठीक है। क्या आया है? ब्रिंक। देख लेना आपके पैसेज में जो मैंने अभी बताया ना, ब्रिंक इनटू लिटिल एज, लेज लिखा हुआ वहाँ पर, तो यहाँ पर ब्रिंक होगा एज का मतलब, क्योंकि इसका मतलब भी किनारा होता है और ब्रिंक का मतलब भी क्या होता है? किनारा। तो विच मीन्स आपको यानी उसका सिमिलियर बताना था आपको, तो एज का मतलब भी किनारा और ब्रिंक का मतलब भी क्या होता है? किनारा। फियरलेस का मतलब क्या होगा? फियरलेस का मतलब होगा अनअफ्रेड। क्या होगा? अनअफ्रेड, सॉरी अनअफ्रेड नहीं, सिर्फ अफ्रेड ही होगा, क्योंकि क्या पूछ रहा है? अपोजिट पूछ रहा है। अच्छा अपोजिट पूछ रहा है, तो फियरलेस, अफ्रेड ही होगा, AFRAID। क्या होगा? अफ्रेड। ये बहुत अच्छे से याद करवाया हुआ है। फियरलेस का अपोजिट इसने पूछा था, ठीक है, मैंने सोचा सिमिलियर पूछ रहा है इसीलिए अनअफ्रेड बताया था, लेकिन क्या होगा इसका सही आंसर? अफ्रेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। और क्लास को है ना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो, अपने दोस्तों के पास भेजो, क्योंकि पूरे के पूरे आंसर बताए जा रहे हैं, ताकि पता तो चले आप लोगों के नंबर कितने हैं, एक दूसरे को पता चले। कमेंट में अपने नंबर ज़रूर बताओ, कोई डाउट है तो वो भी लिखो, ठीक है। फिर देखिए ये नेक्स्ट है, व्हाट वाज द शॉर्ट नेम ऑफ द गर्ल? वली। छोटा नाम क्या था उसका? वली था। ये इधर ही मिल जाएगा, देखो कहीं ना कहीं, वली फॉर शॉर्ट, ये मिल गया ना, वली फॉर शॉर्ट। फिर नेक्स्ट देख, फिर कह रहा है व्हाट वाज द एज ऑफ वली, तो वली की उम्र जो थी ना 8 साल थी, सीए हो जाएगा इसमें। फिर ये कह रहा है व्हाई डिड वली माई नॉट प्ले विथ हर प्लेमेट्स? बिकॉज सी हैड नो प्लेमेट्स इन हर ओवन एज, उसकी उम्र के कोई भी जो साथी थे उसके प्लेमेट्स थे वो नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन भी ये आपके है, लेकिन क्योंकि ये मेरा पढ़ा हुआ है अच्छे से, ठीक है, तो मेरे को याद है व्हाई डिड वली मलाई नॉट प्ले विथ हर प्लेमेट्स? बिकॉज सी हैड नो प्लेमेट्स इन हर स्ट्रीट, ठीक है, हर ओवन एज, उसकी उम्र के उसके गली में कोई भी प्लेमेट नहीं थे। ये आपको पैसेज में मिल जाएगी ये वाली लाइन भी। फिर है व्हाट वाज वली माइज फेवरेट टाइम, जो वली का जो फेवरेट पास्ट टाइम था ना वो क्या था? वो गेट के सामने खड़ी होती थी, ठीक है, स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ द गेट, तो लुकिंग द रोड, वो रोड के वो मतलब देखती रहती थी उसको। ये वो मिल जाएगा, वो आपको दिखाऊं क्या? देख लो, ठीक है। ये देखो ना, उसका नाम जो है वली था, मिल गया। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, बस यही था, ठीक है। और फिर देखो ये रहा देवर नो प्लेट्स ऑफ हर ओवन एज ऑन हर स्ट्रीट, मैंने ये पहले ही बता दिया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखो, फिर ये पूछ रहा है कि सिमिलियर वर्ड बताओ। एंटीरियर का जो सिमिलियर वर्ड होगा वो क्या होगा? ठीक है, एंटीरियर का सिमिलियर वर्ड होगा फ्रंट। क्या होगा? FRONT, फ्रंट होगा। एंटीरियर जो है ना, ये एनाटोमी में चलती है ये स्पेलिंग, जो बॉडी के सामने वाला हिस्सा होता है ना, जैसे हमारी आंखें, नाक, कान, जो हमारा चेस्ट, स्टोमच, ठीक है, नी वगैरह जो हमारे होते हैं, इसके हिस्से को लिए एनाटोमी डिपार्टमेंट के अंदर है ना एंटीरियर बोलते हैं। तो एंटीरियर का मतलब क्या हुआ? सामने। तो फ्रंट का मतलब भी वो पूछ ही रहा है, सिमिलियर वर्ड पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? फ्रंट हो जाएगा, ठीक है। एंटीरियर जो है ना वो एनाटोमी क्लासेज में चलती है, ये जो आपके ये तो होते हैं ना जीव विज्ञान वगैरह उसमें। फिर देखो नीचे क्या है, सब नीचे आ गया यूजुअल। यूजुअल का अनयूजुअल है, आप जाके देखो मिल जाएगा आपको पैसेज में, अनयूजुअल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अनयूजुअल। यूजुअल के सिर्फ आपको क्या जोड़ना था? अन, क्योंकि वो आपके पैसेज में अनयूजुअल स्पेलिंग आई हुई है। फिर नेक्स्ट देखो, फिर आपके आगे किताबों से क्वेश्चन आए हैं। भैया ये कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको आंसर बहुत अच्छे से, लेकिन आपको ना क्लास को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट में बताना कैसा लगी क्लास।
सब्सक्राइब ज़रूर करना, 20 लोगों तक सब्सक्राइब करो, माँ सरस्वती आपकी बात सुनेगी। ठीक है, 20 लोगों तक सब्सक्राइब करो यार। ये कह रहा है कि वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पास पैसे क्यों भेजे? बिकॉज ही डू नॉट वांट टू सेक हिज बिलीव ऑन अ गॉड। पोस्ट मास्टर जो है ना, वो लेंचो का विश्वास नहीं हिलाना चाहता था, नहीं तोड़ना चाहता था, बिकॉज ही does not want to shake the writer's faith in God. He signs the letter God because he opined that Lencho would think that only God and none else had sent him the money. इसीलिए उसने है ना पत्थर के ऊपर भी ऑन द लेटर उसने ऑन द एनलोप ही साइंड गॉड, उसने गॉड लिखा था ताकि वो उसके जो विश्वास है, जो बिलीव है, उसको नहीं तोड़ सके। बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू सेक, मैं आंसर बोल रहा हूँ, बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड ही साइंस द लेटर गॉड बिकॉज द ओपाइन दैट लेंचो वुड थिंक दैट ओनली गॉड एंड नन एल्स हैड सेंट हिम द मनी। ये आंसर था। आई होप कि मैंने बहुत आराम से बोला है, आपको सुन गया होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये फिर नेक्स्ट आ गया आपके, ये देखो जी, वाई इज मैडी एम्ब्रेस्ड बाय द क्वेश्चंस पेगी आस्क वांडा इज सी आल्सो लाइक वांडा और इज सी डिफरेंट। मेडी जो है ना वो बार बार पेगी जो वांडा से क्वेश्चन करती थी ना कि तेरी ड्रेस कहाँ से लाई, तेरे पास 100 ड्रेस है क्या, तू कहाँ से आती है, मतलब ये बोगिन साइड से आती थी, इस तरह के क्वेश्चन करती थी। तो मेडी को है ना बुरा लगता था, क्योंकि पेगी भी है ना किसी के उतरे हुए कपड़े पहनती थी और वांडा भी ऐसा ही करती थी, वो भी किसी के उतरे हुए कपड़े पहनती थी, दिए हुए कपड़े देते। तो बस पेगी एक ही चीज़ चाहती थी कि मैं वांडा से कैसे अलग दिखूं। ठीक है, पेगी बस ये सोचती थी कि वांडा जो है ना बोगिन साइड से आती है, बस वो बोगिन साइड से नहीं आती। बाकी पेगी और वांडा में एक ही सिमिलरिटी थी, वो ये थी कि दोनों उतरे हुए कपड़े पहनती थी। तो इसका जो आंसर है ना वो ये बन जाएगा कि मैडी इज एम्ब्रेस्ड बाय द क्वेश्चंस पेगी आस्क्स वांडा बिकॉज शी इज पुअर टू एंड पुट्स ऑन समबडीज वोन आउट क्लॉथ्स। यानी जो पेगी है ना वो वांडा से पर्सन पूछने पर मेडी को थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती थी, क्योंकि वो भी तो गरीब थी ना और किसी के उतरे हुए वस्त्र ही पहनती थी, कपड़े पहनती थी। फिर उसके बाद आपको लिखना था कि सी इज़ नॉट लाइक वांडा, वह वांडा जैसी नहीं है। सी इज़ डिफरेंट, वह अलग है। सी डज नॉट हैव एनी फनी नेम, उसके पास वांडा की तरह फनी नेम नहीं है। किसके पास? पेगी के पास। ये लिखना था आपको। सी डज नॉट लिव एट बोगिन्स हाइट्स, वह बोगिन्स हाइट पे नहीं रहती है। सी नेवर सेज सी हैज 100 ड्रेसेज इफ सी ही आस्क्ड, यदि किसी कोई पूछता कि तेरे पास कितने ड्रेस हैं तो वो कभी नहीं कहती। तो आपका ये आंसर था। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, मैगी इज एम्ब्रेस्ड बाय द क्वेश्चंस पेगी एंड आस्क्ड वांडा बिकॉज सी इज पुअर टू एंड पुट्स ऑन समबडीज worn out clothes. She is not like Wanda. She is different. She does not have any funny name. She does not live at a Bogans height. She never says she has 100 dresses if she asked. ये आपका क्वेश्चन था। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके आता है, फिर आपके आता है नतालिया का करेक्टर स्केच करना था। ये करेक्टर स्केच वाले हमेशा ही आते हैं, क्वेश्चन आता ही। ठीक है, तो इसका करेक्टर स्केच मतलब क्या कि नतालिया जो थी ना वो लगभग चुबुको की बेटी थी वो। तो नतालिया इज 25 ईयर्स ओल्ड गर्ल and daughter of Chubuko, well educated and good housekeeper. She is greedy, short-sighted, short-tempered and secretly loves Lomo. मतलब ये 25 साल की थी, चुबुको की बेटी है, अच्छी पढ़ी लिखी है, घर की देखभाल बहुत अच्छे से कर लेती है। ठीक है, मतलब खेती बाड़ी बढ़िया कर लेती है ये, लेकिन लालची है, दूरदर्शी है, ज़्यादा दूर तक की नहीं सोचती, गुस्सा बहुत जल्दी आता है और ये मनी मन जो है ना लोमो से प्रेम करती है। ये इसका आंसर था, बस इतना सा। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, कैन यू इमेजिन व्हाट दिस कैरेक्टर्स विल क्रिल अबाउट नेक्स्ट। ये दे प्रपोजल वो जो लेसन है उसी से आए हैं, नतालिया वाले लेसन से। तो इसके आपको कैरेक्टर्स के बारे में लिखना था कि चुबुको कैसा है, नतालिया कैसा है, वो जो नतालिया जिससे प्रेम करती थी ना उसके बारे में, उनकी परिस्थितियों के बारे में आपको लिखना था। अब यहाँ पर देखिए, रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. But if it had to press twice, I think I knew enough of it to say that for destruction ice is also great. ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा इसने? इसने क्वेश्चन पूछा कि भैया राइट स्कीम, राइम स्कीम लिखनी है, राइमिंग वर्ड लिखने हैं आपको, यानी ए बी जो आपने देखा होगा, सुना भी होगा। तो देखो इसमें क्या होता है यार, अगर
कि नहीं, 2 लाइन 3 लाइनों का सेम सेम आता है ना, तो इसमें यूँ चलता है A B C, ठीक है, इस तरह से चलता है इसमें। तो मैं आपको अभी देखो तरीका बता देता हूँ। जैसे आप इस लाइन को पढ़ोगे तो इस लाइन का जो अंतिम वर्ड है ना उसका साउंड कैसा है, ट्वाइस। तो ट्वाइस और आइस, ट्वाइस आइस, तो इन दोनों का क्या बन गया, इसका ए बन गया और इसका भी ए बन गया, यानी सेम साउंड होगा तो ए लिख देंगे। पहली लाइन को ए देते हैं और पहली लाइन का जो शब्द होता है ना उसका साउंड अगर किसी और लाइन में मिल जाता है तो उसको वही नंबर देंगे। तो ए आ गया, ए आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर हेट है तो हेट को बी दे दो, क्योंकि ए के बाद बी आता है, यू मान के चलो, मतलब एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ए बी हो गया, तो हेट ग्रेट, तो यहाँ भी क्या हो गया, ए बी। तो यहाँ पर जो राइमिंग वर्ड हो जाएगा ना वो हो जाएगा ए बी, ठीक है। फिर ये कह रहा है विच थिंग इज आल्सो ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन, तो क्या हो जाएगा, आइस। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, आइस। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये भाई साहब, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, ध्यान से देखना भैया, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, तो ऑर्फन मतलब ए दे दो, स्ट्रीट मतलब बी दे दो। आई पेटन सॉफ्ट डस्ट विथ माई होस्ट, ठीक है, सी। बेयर साइलेंस इज गोल्डन, ऑर्फन गोल्डन, ठीक है, तो ए। फ्रीडम इज स्वीट, स्ट्रीट और स्वीट, तो ये बी आ गया। तो इट मीन्स कि ये क्या बन गया फिर, ए सही बना ना, ए बन गया इसका। स्ट्रीट का बी आया था, हॉस्ट को हमने सी दिया तो ए बी सी। फिर यहाँ पर ऑर्फन और गोल्डन तो ए, फ्रीडम इज स्वीट तो बी, तो ए बी सी ए बी, तो ए बी कैप बन गया ये, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट था ना वो इसका ये था, व्हाट इज गोल्डन एंड व्हाट इज स्वीट, तो द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, तो ये आपके दोनों के दोनों हो गए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये था कि व्हाट कलर इज द यंग वुमेन्स हेयर। अरे ये तो भैया बिल्कुल ही सिंपल सा मिल गया, क्या था, या तो आपको आंसर करना था येलो या फिर हनी कलर्ड, HONEYCOULOURED, क्या लिखना था, या तो येलो या फिर हनी कलर्ड, दोनों में से कोई एक भी लिख देते तो सही था। फिर ये कह रहा है व्हाट डज शी से कैन चेंज इट, और वो किस में बदलना चाहती थी, वो बदलना चाहती थी इसको कैरेट, CARROT, कैरेट, और ब्राउन, कैरेट और BROWN, ब्राउन। और तीसरा था ब्लैक, क्या था, BLACK, ब्लैक में बदलना चाहती थी, ब्राउन कैरेट ब्लैक में उसको बदलना चाहती थी, और येलो और हनी कलर उसके पहले से कलर हुए हुए थे। उसके बाद देखिए, वाई इज द बॉय वेरी अपसेट, द बॉय वेरी अपसेट बिकॉज ही लॉस्ट हिज बॉल, बस इतना सा आंसर था, ठीक है, बिकॉज ही लॉस्ट हिज बॉल, बस इतना सा आंसर था इसका। फिर उसके बाद देखिए ये लिखना था कि वाई डज द पोट टेल अस दैट फील मोर एट होम विथ एनिमल दैट ह्यूमन, कि आपको यूं क्यों लगता है कि मानव से ज़्यादा आपको इंसानों के साथ रहना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू पोट, कवि के अनुसार ऐसा क्यों लगता है। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा आंसर बन जाता है कि एनिमल्स आर सिनलेस होते हैं, ठीक है। ये मतलब एक तो चापलूसी वगैरह नहीं करते। साउंड स्लीपर कैसे होते हैं, साउंड स्लीपर होते हैं, ठीक है। अनकम्प्लेनिंग होते हैं, अनकम्प्लेनिंग यानी कंप्लेन नहीं करते, कंप्लेनिंग होते हैं, शिकायत नहीं करते हैं। प्लेसिड होते हैं, क्या होते हैं, प्लेसिड, शांत होते हैं। ये लिखना था आपको, क्या लिखना था, ये लिखना था आपको कि एनिमल आर सिनलेस, साउंड स्लीपर, अनकम्प्लेनिंग एंड प्लेसिड। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे लेके चलता हूं, इज द राइटर ऑफ द नेकलेस गाय दे माउ पेसेंट, गाय दे माउ पेसेंट। नेम ऑफ द बुक दैट सेव द अर्थ, मदर गूज। किताब का नाम, आपकी बुक के अंदर भी मदर गूज जो है ना वो यूं कोमा में लिखी हुई है, ध्यान रखना, मदर गूज। इज द राइटर ऑफ द नेकलेस, बी ऑप्शन, गाय दे मेस्पेंट, और जो सेव द अर्थ मदर गूज, वह किताब जिसने पृथ्वी को बचाया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके आया है विथ वाट डू मिस्टर MM लोइजल रिप्लेस द नेकलेस। उन्होंने ना मतलब MM लोइजल और मिस्टर जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने क्या किया उस नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, ठीक है, टू रिप्लेस द नेकलेस एंड दे लुकिंग ओल्ड। तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे एंड दे वर लुकिंग ओल्ड। इस तरह से आपको इसमें आंसर देना था। और भी मैं आपको ठीक, और उसने ना कई मतलब कि जो ये होते हैं ना पैसे देने वाले, इनसे पैसे भी लिए थे और मनी बोरो भी की थी उन्होंने, उधार भी ली थी। एंड हर हस्बैंड वाज वर्किंग
डे टू नाइट, दिन रात उसका जो हस्बैंड है वो बहुत मेहनत कर रहा था। ही इज़ डूइंग हार्ड वर्क, वह बहुत कठिन मेहनत कर रहा था टू अर्न मनी एंड गिव बैक नेकलेस, ताकि वो नेकलेस को दे सके। ठीक, और ये तो आप जानते ही हैं कि जो मैडम थी जिन्होंने नेकलेस लिया था ना, वो पहले अब उनकी इच्छा कुछ और थी, वो एक प्रिंसेस की तरह रहना चाहती थी, लेकिन उसके बाद में उसकी नेकलेस वाली जो कहानी है उसके साथ होने पर, घटित होने पर उसके बुरे हाल हो जाते हैं। वो नीचे से पानी ऊपर लेके जाती है, और फिर जब उस अपने दोस्त को वो नेकलेस देने जाती है तो पता चलता है कि वो नेकलेस तो खुद ही नकली था, और काफ़ी दुख होता है। मतलब एक लालच, ग्रीड इसके अंदर दिखाया गया है। फिर उसके बाद में वो हेल्प्ड द नरेटर, ये जो है ना, वो हैव द नरेटर, वाई डिड नरेटर अराइव एट न्यू मिलियन। और नरेटर की हेल्प किसने की? खुद है लुटकिंस ने तो उसकी हेल्प की थी। लुटकिंस हेल्प द नरेटर, ठीक है। और वाई डिड नरेटर अराइव एट न्यू मिलियन, तो न्यू मिलियन क्यों पहुंचा वो? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू एस्केप्ड लुटकिंस, वह लुटकिंस को पकड़ना चाहता है। ही वांटेड टू एस्केप्ड लुटकिंस, वह लुटकिंस को पकड़ना चाहता था। ठीक है, लुटकिंस वॉज ए कोर्ट विटनेस, लुटकिंस वॉज ए कोर्ट विटनेस, लुटकिंस जो है वो कोर्ट का गवाह था, इसलिए वो उसको पकड़ना चाहता। फिर नीचे देखिए, व्हाट वाज एब्राइट्स प्रोजेक्ट, तो इसका आंसर एब्राइट प्रोजेक्ट का, देखिए एब्राइट के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट रहे हैं, बट इसका जो आंसर है वो आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। एब्राइट्स प्रोजेक्ट was to see whether in fact birds would eat monarchs. He found that a starling would not ordinary bird food. It would eat all the monarchs it could get. ये इसका आंसर था। फिर नीचे देखिए, why was Boli glad and what did she hope? Boli किस ग्लेड में थी? Boli was glad because her teacher was very talented and helpful, ठीक है। एंड ही फाउंड हर टीचर वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर फैमिली, उसके जो टीचर थे, उसके जो परिवार वाले थे, इन दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस था, ठीक है। एंड दे वर, बिकॉज दे वर टीचर्स आर वेरी एजुकेटेड पर्सन, दे आल्सो नोज ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। वो बच्चों की साइकोलॉजी को अच्छे से पहचानते हैं, तो इसलिए वो उसको ग्लेड कर देते हैं, आश्चर्य में डाल देते हैं, वो आश्चर्य में रह जाती है। और जो वो इसकी टीचर होती है वो उसको बोलना भी सिखाती है, और वहाँ भोली को पहली बार स्कूल में पता चलता है कि मेरे को बोलना भी आता है। एंड व्हाट डिड सी होप, और उसको विश्वास दिया जाता है कि वो एक कर सकती है। अंत में वो अपने माता पिता को यही कहती है कि मैं जिस स्कूल के अंदर पढ़ी हूँ ना, उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी और आपकी सेवा करूँगी बुढ़ापे में, ठीक। फिर है हु सर्च्ड राउंड द नरेटर, नरेटर के ये जो एट रिम्प ऑफ सर्जरी से आए कौन था? तो जो वो थे ना हाउस होल्ड डॉग, हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड द नरेटर, ठीक है। ये इसका आंसर था। तो आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ में भी आएगी। जो नहीं समझ में आया कमेंट में डालो, क्लास को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास दबा के शेयर करो, ताकि पता चले कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, उनके आपके दोस्तों के कितने नंबर आ रहे हैं। और क्लास को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के पास में, सब्सक्राइब भी करना, ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग पंकज शर्मा सर इंग्लिश क्लास। थैंक यू, शेयर करना।